हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन। इससे संबंधित हमने काफ़ी सारी थ्योरी पढ़ी है। आय व्यय खाता पढ़ा है, प्राप्ति भुगतान खाता किस तरीके से बनाया जाता है, उनमें कौन कौन सी मदें लिखी जाती हैं। हमने पढ़ा था प्रवेश शुल्क, चंदा, आजीवन सदस्यता शुल्क, ये सब लिखे जाते हैं। ये आय की मदें होती हैं जो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं आय व्यय खाते के, और अगर प्राप्ति भुगतान खाता बना रहे हैं तो डेबिट साइड में लिखी जाती हैं। तो ये मदें होती क्या हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रवेश शुल्क क्या है, चंदा क्या है, दान क्या है, ये कितने प्रकार का होता है दान, सामान्य राशि का दान क्या होता है, विशिष्ट राशि का दान क्या होता है। तो ये इस चैप्टर से संबंधित कुछ मदें हैं जो हमें अभी इस वीडियो में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है चंदा। चंदा जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। चंदा वह राशि होती है जो किसी भी गैर व्यापारिक संस्था को उसके सदस्यों से रेगुलर मिलने वाली, नियमित रूप से होने वाली आय होती है। ये नियमित रूप से मिलती है संस्था को। कोई भी संस्था होती है, उसके कुछ मेंबर होते हैं, तो वो उसको वार्षिक चंदे के रूप में वार्षिक राशि देते हैं, जिसे चंदे के रूप में लिखा जाता है। ये जो राशि होती है ये संस्था को प्रतिवर्ष मिलती है, और प्रतिवर्ष मिलने वाली है ये, इसीलिए इसको आय की तरह माना जाता है और इसको इनकम साइड में लिखा जाता है। जब प्राप्ति भुगतान खाता हम बनाते हैं तो इसको डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब आय व्यय खाता बनाते हैं तो इसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ये था चंदा। अब चंदे के संबंध में भी ये कि आपको इसको कहाँ लिखना है, तो जब क्वेश्चन में आपको जिस हिसाब से इसके समायोजन दिए जाएंगे उस हिसाब से हम इसके समायोजन जो भी अदत्त पूर्वदत्त हैं वो उसमें प्लस या माइनस करेंगे। इसके बाद है प्रवेश शुल्क, एंट्री फीस। जब भी किसी संस्था में कोई नए सदस्य प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश के समय उनसे ली जाने वाली राशि प्रवेश शुल्क कहलाती है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो प्रवेश शुल्क है ये पूंजीगत व्यय होता है, इसलिए इसको आय व्यय खाते में नहीं लिखना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि ये पूंजीगत व्यय नहीं है, इसलिए इसको प्राप्ति भुगतान खाते में और आय व्यय खाते में लिखना चाहिए। क्योंकि संस्था के पास क्या होता है, हर साल संस्था को ये इनकम होती रहती है। हर साल नए नए सदस्य बनते रहते हैं, तो नए नए लोग आते हैं, जो नए नए लोग आते हैं उनसे प्रवेश शुल्क संस्था को प्रतिवर्ष मिलता रहता है। इसके बाद है आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस। कभी कभी क्लब के या संस्था के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो एक निश्चित धनराशि देकर अपनी आजीवन की सदस्यता करा लेते हैं, तो उनको फिर क्या होता है, प्रतिवर्ष ये राशि भुगतान नहीं करना पड़ती चंदे के रूप में। कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष भुगतान करते हैं और कुछ एक बार पूरा अमाउंट संस्था को दे देते हैं। तो इस तरह की जो राशि होती है वो स्पष्ट निर्देश के अभाव में हमें उसको आय व्यय खाते में लिखना है, और अगर हमको क्वेश्चन में निर्देश दिए गए हैं कि आप इसको पूंजीकरण मानिए तो फिर हम इसको बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। इसके बाद है दान। बाहरी व्यक्तियों से संस्था को जो भेंट या उपहार मिलता है वो दान कहलाता है। दान भी संस्था की इनकम होता है, आय होता है, इसलिए इसको आय व्यय खाते के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब ये जो दान होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य दान और दूसरा होता है विशिष्ट दान। जो सामान्य दान होता है वो छोटी राशि का होता है। वैसे सामान्य दान छोटी राशि बड़ी राशि दोनों हो सकते हैं। जो सामान्य दान है उसकी राशि को संस्था कहीं भी उपयोग में ला सकती है, उसका किसी भी काम में उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो विशिष्ट दान होता है उस दान का उपयोग सिर्फ विशेष कार्यों के लिए होता है। विशेष कार्य, जिस कार्य के लिए वो मिला है, जैसे भवन बनाने के लिए दान मिला है या स्टेडियम बनाने के लिए डोनेशन मिला है, तो संस्था का क्या कर्तव्य होता है कि जिस काम के लिए वो दान मिला है उस काम में उस दान का उपयोग किया जाए। इसके बाद देखिए, वसीयत द्वारा मिली हुई राशि। कभी कभी संस्था को
वसीयत के रूप में बाहरी व्यक्तियों से कुछ राशि मिल जाती है। तो ये संस्था की क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति। ऐसी जो आय है वो संस्था को बार बार नहीं होती है, तो इसको भी चिट्ठे में लिखा जाता है। खेल के सामान पर बिक्री, खेल के सामान की बिक्री। अब संस्था के पास कोई खेल का सामान है, उसका वो बेकार हो गया है, बेकार हो गया है तो संस्था के द्वारा उसको बेच दिया गया, तो उसको बेचने से जो राशि प्राप्त हुई वो खेल के सामान की बिक्री में आ जाएगी। अब जो भी खेल का सामान था टोटल, उसमें से उसको जितने का सामान बेचा गया है उसको कम कर दिया जाएगा। इसके बाद पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड वेस्ट पेपर। जब संस्था के द्वारा कोई न्यूज़पेपर बुलवाया जाता है तो न्यूज़पेपर एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, तो उसको पेपर को बेच दिया जाता है, वेस्ट पेपर को। तो उसको बेचने से जो आय मिली वो भी उसकी इनकम होती है, तो वो प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट साइड में और आयव्यय खाते के क्रेडिट साइड में लिख दी जाती है। पुरानी संपत्ति की बिक्री, इसी तरह से कोई फर्नीचर उसका बहुत पुराना हो गया है या कोई बुक्स उसकी बहुत पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, तो संस्था के द्वारा उनको सेल कर दिया जाता है और फिर कुल संपत्ति में से जितने का सामान उसने सेल किया है, जो उसकी कॉस्ट थी, वो उसमें से माइनस कर दी जाती है। विशेष कोष, इनकी आय एवं इनके किए गए व्यय। कुछ विशेष प्रकार के कोष होते हैं संस्था के पास जिनसे उसको आय मिलती है और फिर इनके जो खर्चे होते हैं वो इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। जैसे कि कोई मैच फंड है संस्था के पास, किसी मैच को कराने के लिए उसको कोई फंड बनाया था और मैच के जो खर्चे हैं वो उसमें से माइनस कर देगी संस्था। जैसे मैच, क्रिकेट मैच कराना था, क्रिकेट मैच के लिए उसने 10,000 रुपये का फंड बना के रखा। अब क्रिकेट मैच पे खर्च हुए 3200 रुपये, तो 10,000 में से 3200 रुपये वो कवर कर लेगी और बाकी का जो बचेगा वो उसका फंड बैलेंस शीट में लिखेगी वो। स्थिर दान कोष या समर्पित निधि, कभी कभी संस्था को ये जो राशि होती है बड़ी राशि होती है और ये संस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाती है। तो कभी कभी संस्था के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग संस्था के पक्ष में समर्पित कर देते हैं, तर्थ संस्था को सौंप देते हैं, तो उसे कहा जाता है समर्पित निधि। ये भी पूंजीगत स्वभाव की होती है। ऐसी जो सहायता है, ऐसा जो दान है, वो संस्था को बार बार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है। ये थी कुछ शब्दावली पारिभाषिक। अब हम आगे पढ़ेंगे चिट्ठा बनाना कि जो भी गैर व्यापारिक संस्था होती है उसका चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, वो कौन से प्रोसीजर हैं, कौन सी विधियां हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ती है, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए चिट्ठा बनाने के लिए। क्योंकि चिट्ठा गैर व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। तो चिट्ठे के जो भी आइटम्स दिए गए हैं उसमें सबसे पहला आइटम है हमारा प्रारंभिक पूंजी व आधिक्य निकालना। जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें पूंजी की ज़रूरत होगी, तो कैपिटल फंड कैसे निकाला जाएगा, पूंजी कैसे निकाली जाएगी, ये हमारे सामने समस्या आती है। तो जितनी भी प्रारंभिक संपत्तियां हैं उन प्रारंभिक संपत्तियों में से प्रारंभिक दायित्वों को माइनस करने के बाद जो राशि बचेगी वो प्रारंभिक पूंजी कहलाएगी। प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क का लेखा कहाँ किया जाएगा, क्या बैलेंस शीट में किया जाएगा, इसके संबंध में अगर स्पष्ट निर्देश हैं तो हम उसको दायित्व पक्ष की ओर लिख देंगे। इसी तरह से आजीवन सदस्यता शुल्क, अगर आजीवन सदस्यता शुल्क के बारे में भी बैलेंस शीट में लिखने के कुछ निर्देश दिए गए हैं तो हम इसको चिट्ठे में लिखेंगे दायित्व पक्ष की ओर। इसके अलावा विशेष चंदा, अगर विशेष चंदा स्पेशल डोनेशन है जो स्पेशल पर्पस के लिए मिला है तो वो भी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। इसके बाद विशेष दान, अगर कोई विशेष दान है तो वो भी लायबिलिटी साइड में आएगा। थैंक यू।